तो सॉलिड स्टेट चैप्टर का हम दूसरा वीडियो ये लाए हैं, जहाँ पर हम आज फिर से कुछ टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसका डिस्कशन किया जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जहाँ से ये एमसीक्यू है, वो है यूनिट सेल और क्रिस्टल सिस्टम। इसी से रिलेटेड आज का हमारा ये सब क्वेश्चन होगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बीसीसी यूनिट सेल में परमाणु की संख्या होती है। तो बीसीसी यूनिट सेल में हम परमाणु की संख्या कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि बीसीसी यूनिट सेल में परमाणु होते कहाँ पर हैं, उनका लोकेशन क्या है। तो हम जानते हैं कि बीसीसी यूनिट सेल में परमाणु सभी कोना पर होते हैं, कॉर्नर, और एक बॉडी में होता है। तो सभी कोना को मिला करके कितने परमाणु हो जाते हैं? एक परमाणु, और एक बॉडी में तो टोटल क्या होगा? 2 परमाणु। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक यूनिट सेल में बीसीसी यूनिट सेल लेंगे तो 8 कोना होता है, ठीक। और 8 कोना को मिला करके एक परमाणु कैसे होता है? तो 8 कोना पर जो परमाणु होता है वो एक परमाणु वैसा 8 यूनिट सेल में बटा होता है, ठीक। तो एक यूनिट सेल में उसका कितना योगदान होगा? एक यूनिट सेल में उसका 1/8 योगदान होता है। तो एक यूनिट सेल में एक परमाणु का 1/8 योगदान होता है कोना पर वाले परमाणु का। और ऐसा कोना पे कितने परमाणु हैं? 8। तो कितने परमाणु हो जाएंगे? 1। तो इफेक्टिव एटम जो होता है, प्रभावी परमाणु, 8 कोना पर वाले परमाणु को अगर हम मिला दें तो एक यूनिट सेल के अंदर जो हमारा परमाणु आएगा, प्रभावी परमाणु, उसकी संख्या कितनी होगी? 1। तो ये ध्यान दीजिएगा कि कभी भी जो हम यूनिट सेल लेते हैं तो उसमें कॉर्नर वाला, कोना वाला जितने भी एटम हैं, 8 कोना पे एटम होंगे, तो 8 कोना के एटम को अगर हम देखेंगे तो हमारा कितना टोटल इफेक्टिव एटम होगा? 1। तो 8 कोना को मिला करके एक एटम यूनिट सेल में। और चूंकि ये बीसीसी है तो 8 कोना के अलावा एक बॉडी में भी होता है, तो बॉडी वाला पूरा का पूरा यूनिट सेल के अंदर रहता है। तो 8 कोना को मिला करके 1 और बॉडी वाला 1, टोटल कितने परमाणु हो गए? 2। अर्थात बीसीसी यूनिट सेल में परमाणु की संख्या कितनी हो जाएंगी? 2। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यूनिट सेल सभी प्रकार के क्रिस्टल तंत्र में पाया जाता है? और यहाँ पे 4 यूनिट सेल का नाम दिया हुआ है। तो हम लोगों ने 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ा है। यहाँ पे वही प्रश्न पूछ रहा है कि कौन से टाइप का यूनिट सेल जिससे कि जालक बनता है, वो 7 क्रिस्टल सिस्टम में, सभी क्रिस्टल सिस्टम में, यानी कि 7 क्रिस्टल सिस्टम में पाया जाता है। तो ऐसा एक ही यूनिट सेल है जिसका लैटिस 7 क्रिस्टल सिस्टम में होता है। वो कौन सा है? तो प्रिमिटिव, सिंपल जिसको बोलते हैं, या प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव वाला टाइप 7 क्रिस्टल सिस्टम में पाया जाता है। तो सभी क्रिस्टल सिस्टम में प्रिमिटिव टाइप का यूनिट सेल पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, फलक केंद्रित क्रिस्टलीय ठोस के प्रत्येक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। अब यहाँ पे पूछ रहा है फलक केंद्रित क्रिस्टलीय ठोस, फेस सेंटर्ड सॉलिड है, उसके प्रत्येक यूनिट सेल में मतलब एक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। तो फेस सेंटर्ड सुनते ही हमको क्या मन में आता है? फिर जैसे पहला क्वेश्चन में देखे थे लोकेशन, यूनिट सेल में कहाँ कहाँ परमाणु होंगे, यहाँ भी देखेंगे कि फेस सेंटर्ड में कहाँ कहाँ परमाणु होंगे। तो फेस सेंटर्ड अगर यूनिट सेल लेंगे तो उसमें परमाणु 8 कॉर्नर पर तो होंगे ही, 8 कोना पर तो होता ही है। उसके अलावा कहाँ पे होता है? फेस के सेंटर में, फलक के केंद्र में। तो अब इसे हम परमाणु की संख्या निकालेंगे। अभी तुरंत बताया गया है कि 8 कोना को मिला करके एक यूनिट सेल के अंदर कितना परमाणु? 1 परमाणु। इसके अलावा चूंकि ये फलक केंद्रित है तो सभी फलक पे होगा। एक यूनिट सेल में टोटल 6 फलक होते हैं, ठीक। तो 6 फलक को मिला करके कितना परमाणु होंगे? तो प्रत्येक फलक केंद्र पर जो परमाणु होते हैं, फेस सेंटर वाले जो एटम होते हैं, उनका एक यूनिट सेल में आधा योगदान होता है, क्योंकि वो टोटल 2 यूनिट सेल में बटे होते हैं। फेस के सेंटर के जो परमाणु होते हैं बराबर 2 यूनिट सेल में साझाकृत होते हैं, एक एटम। तो एक यूनिट सेल में उनका कितना योगदान होगा? एक यूनिट सेल में आधा योगदान होगा, क्योंकि आधा एक यूनिट सेल में और आधा दूसरे यूनिट सेल में, ठीक। तो एक फेस सेंटर पर जो परमाणु होता है उसका एक यूनिट सेल में आधा योगदान होता है। तो ऐसा यूनिट सेल में कितने फेस हैं? 6 फेस। 6 फेस के सेंटर पे परमाणु है, तो प्रत्येक फेस सेंटर के परमाणु का योगदान आधा, हाफ। ऐसा कितना फेस सेंटर है? 6 फेस सेंटर। तो आधा परमाणु का योगदान हम 6 बार करवाएंगे तो पूरे यूनिट सेल में कितने एटम का योगदान हो जाएगा? 3। यानी कि फेस सेंटर्ड में अगर 6 फेस को मिला दिया जाए तो 6 फेस को मिला करके एक यूनिट सेल में कितने एटम हो गए हमारे पास? 3 एटम। और 8 कोना वाला जो एटम है उसको मिला दे तो कितना एटम हो जाएगा? 1 एटम। यानी कि टोटल कितने एटम हो गए? 4। अर्थात फेस सेंटर्ड अगर ठोस है तो फेस सेंटर्ड ठोस में
एक यूनिट सेल में कितने परमाणु होंगे? 4 परमाणु। 8 कोना को मिला करके 1 परमाणु और 6 फेस को मिला करके 3 परमाणु, तो टोटल 4 परमाणु। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनाकार क्यूबिक क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या होती है। तो घनाकार क्रिस्टलों में 3 टाइप के ब्रेविस जालक पाए जाते हैं, एक सिंपल क्यूबिक, एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो ये तीनों घनाकार क्रिस्टल में पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस प्रकार के क्रिस्टल तंत्र में ब्रेविस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम के बारे में हम जानते हैं, ठीक। तो उन 7 में पूछा है कि कौन से टाइप में सबसे ज़्यादा ब्रेविस जालक संभव है। तो ध्यान दीजिएगा, जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है उन 7 क्रिस्टल सिस्टम को मिला करके टोटल क्रिस्टल जालक कितने बनते हैं? 14 क्रिस्टल जालक बनते हैं। तो 7 में अलग अलग जालक होंगे। अब उसमें पूछा जा रहा है कि कौन से क्रिस्टल तंत्र में सबसे ज़्यादा जालक पाया जाता है। तो ये है विषम लंबाक्ष, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में 4 टाइप का जालक पाया जाता है, सिंपल वाला भी पाया जाता है, फेस सेंटर्ड वाला भी पाया जाता है, बॉडी सेंटर्ड वाला भी पाया जाता है और इंड सेंटर्ड वाला भी पाया जाता है। तो ऐसा एक ही क्रिस्टल सिस्टम है, तो ये आसानी से ध्यान रख सकते हैं। ऑर्थोरोम्बिक विषम लंबाक्ष एक ही ऐसा क्रिस्टल तंत्र है जिसमें चारों टाइप के जालक पाए जाते हैं, सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, इंड सेंटर्ड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। सबसे अधिक ब्रेविस जालकों की संख्या ऑर्थोरोम्बिक यानी कि विषम लंबाक्ष में होता है। अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन है, क्रिस्टल जिसके यूनिट सेल में ए बराबर दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है, सी बराबर दिया हुआ है, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री और गामा 120 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे 6 पैरामीटर दिया हुआ है। इधर वाला अल्फा बीटा गामा अक्षीय कोण है और ए बी और सी अक्षीय लंबाई है। तो ये पूछ रहा है कि वैसा क्रिस्टल जिसके यूनिट सेल का पैरामीटर ये होता है वो इनमें से कौन होगा। तो यहाँ पर आप गौर कीजिए, इसका वैल्यू थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो ए का जो वैल्यू है वही बी का वैल्यू है, तो हम लिख सकते हैं ए बराबर बी, लेकिन सी अलग है, इसके बराबर नहीं है, तो इसके बराबर नहीं है सी। तो ए बराबर है बी का लेकिन बराबर नहीं है सी का। एंगल में अल्फा बीटा 90 डिग्री और गामा कितना डिग्री है? 120 डिग्री है। तो ऐसा एक ही क्रिस्टल में होता है। हम 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र के बारे में जानते हैं और 7 में अगर आप गौर कीजिएगा तो 120 डिग्री वाला एक ही दिखता है, षटकोणीय वाला, हेक्सागोनल वाला। तो कभी भी आपको 120 डिग्री दिखे अगर ऑप्शन में, तो वहाँ पे आप आसानी से बता सकते हैं कि ये षटकोणीय ही होगा। तो और आप अगर पढ़े होंगे क्रिस्टल सिस्टम तो वहाँ पे आप आसानी से समझ गए होंगे कि ए बराबर बी होता है लेकिन सी के बराबर वो नहीं होता है। और साथ में अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री और गामा 120 डिग्री होता है, 120 डिग्री होता है, तो वो षटकोणीय होता है, हेक्सागोनल होता है। तो ये जो पैरामीटर है वो हेक्सागोनल का दिया हुआ है। तो यहाँ पर वैल्यू ये लिख करके दे दिया, हम वैल्यू देख करके ये जाने कि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ए बी सेम है लेकिन सी क्या है? डिफरेंट है। और अल्फा बीटा 90 डिग्री है, गामा 120 डिग्री है, तो ये क्या होगा? हेक्सागोनल होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? षटकोणीय। 7वां नंबर क्वेश्चन है, यूनिट सेल के अंतः केंद्र यानी कि बॉडी सेंटर में स्थित परमाणु कितने यूनिट सेल में साझाकृत होते हैं? अर्थात जो परमाणु बॉडी में रहता है वो कितने यूनिट सेल में रहता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि कॉर्नर वाला जो कोना वाला एटम रहता है वो 8 यूनिट सेल में साझाकृत रहता है, वैसे ही बॉडी वाला जो परमाणु होता है वो कितने यूनिट सेल में साझाकृत रहता है। तो बॉडी वाला परमाणु पूरा का पूरा एक यूनिट सेल के अंदर ही रहता है, तो एक ही यूनिट सेल में रहता है, अतः इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1। किसी बाहरी यूनिट सेल से बॉडी वाला परमाणु साझाकृत नहीं रहता है, वो पूरा का पूरा एक ही यूनिट सेल में रहता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, त्रिनताक्ष ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल के यूनिट सेल में होता है और फिर ए बी सी और अल्फा बीटा गामा के बीच रिलेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर 6 पैरामीटर दिए हैं, 3 अक्षीय लंबाई और 3 अक्षीय कोण, और पूछा है कि ये 6 पैरामीटर में त्रिनताक्ष क्रिस्टल के यूनिट सेल में कौन सा होगा, इसके लिए कौन सा पैरामीटर सही है। तो ध्यान दिए होंगे अगर 7 क्रिस्टल सिस्टम में तो 2 को पढ़ना सबसे आसान है,
एक क्यूबिक घनीय और दूसरा ट्राइक्लिनिक त्रिनताक्ष। ऐसा क्यों? तो ये जो 6 पैरामीटर है ABC, अल्फा बीटा गामा, तो सबसे सिमेट्रिकल सातों क्रिस्टल सिस्टम में सबसे सिमेट्रिकल होता है घनीय क्यूबिक। सबसे सिमेट्रिकल मतलब सब बराबर होता है, A बराबर B बराबर C, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। ठीक, ये किस में होता है? क्यूबिक। तो बड़ा आसानी से पहचान जाएंगे, ऐसा और किसी में नहीं होता है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम, और एंगल भी सेम है। कितना डिग्री के बराबर है? 90 डिग्री के बराबर। तो ऐसा क्यूबिक में होता है। मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम क्यूबिक, और सबसे अनसिमेट्रिकल जो होता है वो होता है ट्राइक्लिनिक। इसको भी ध्यान में रखना बड़ा आसान है। सबसे अनसिमेट्रिकल मतलब कुछ भी बराबर नहीं होता है, ये और ये 90 डिग्री के बराबर नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो ये क्यूबिक से हट के क्या बन जाएगा? ट्राइक्लिनिक। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा, हमने यहाँ पे लिखा है ट्राइक्लिनिक। तो हम इसको देख करके क्या समझे? 7 क्रिस्टल सिस्टम में 2 को तो बड़ा आसानी से 2 का पैरामीटर हम ध्यान में रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल क्यूबिक, सब कुछ बराबर, और सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिकल ट्राइक्लिनिक, सब कुछ अलग अलग। तो यहाँ पे हमको क्या पूछा है? ट्राइक्लिनिक के बारे में। तो यहाँ पे देखिए सब अलग अलग कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ए बराबर नहीं है बी का, वो भी बराबर नहीं है सी का, मतलब ए बी सी तीनों अलग है। अल्फा बीटा गामा कोई आपस में बराबर नहीं है, और तीनों में से कोई 90 डिग्री भी नहीं है। तो ये हमारा उत्तर हुआ इस सवाल का। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट का क्रिस्टल होता है षटकोणीय, घनीय, द्विसमलंबाक्ष, विषमलंबाक्ष। तो ग्रेफाइट के बारे में हम क्या जानते हैं? ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु अपने निकटवर्ती 3 कार्बन परमाणु से सहसंयोजक बंधन में होता है, और उसका जो संरचना होता है वो लेयर में होता है। एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर होता है, उसके ऊपर तीसरा लेयर होता है। और आप लोगों ने देखा होगा कभी ग्रेफाइट का संरचना, वैसे NCERT अगर आप पढ़िएगा तो वहाँ पे दिया हुआ है ग्रेफाइट का संरचना। तो उसमें षटकोणीय बनता है, हेक्सागोनल संरचना बनता है। तो यहाँ पे प्रश्न है ग्रेफाइट का क्रिस्टल होता है कैसा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? षटकोणीय, हेक्सागोनल। ग्रेफाइट का क्रिस्टल षटकोणीय होता है। 10वां नंबर क्वेश्चन, षटकोणीय क्रिस्टल के यूनिट सेल में होता है। फिर से पैरामीटर दे दिया है। अभी ट्राइक्लिनिक का पैरामीटर से सवाल था, अभी ये किससे सवाल है? षटकोणीय से सवाल है। तो याद कीजिए, अभी थोड़ा देर पहले ऊपर एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन इस प्रकार से था, मैं आपको दिखला रहा हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे ए, बी और सी का वैल्यू दे दिया था। तो हम लोगों ने क्या देखा था? ए बराबर है बी का, बराबर नहीं है सी का। अल्फा बीटा 90 डिग्री है और गामा 120 डिग्री है। तो 120 वाला एक ही होता है, षटकोणीय है। तो यहाँ पर प्रश्न था क्रिस्टल जिसके यूनिट सेल में इस टाइप का पैरामीटर है वो कौन सा होता है? तो उत्तर क्या आया था? षटकोणीय। तो ऐसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे वैल्यू दे दिया था, अब अलग अलग दे दिया है। तो यहाँ पर देखिए पैरामीटर अलग अलग दिया हुआ है। तो सबसे आसान है, क्योंकि इसमें ऑप्शन में देखिए तो 120 डिग्री वाला एक ही है, षटकोणीय होता है 120 डिग्री वाला। सातों क्रिस्टल तंत्र में 120 डिग्री एक जो अक्षीय कोण होता है 120 डिग्री, वो केवल षटकोणीय में होता है। तो यहाँ पे देखिए 120 वाला एक दिख रहा है, यानी कि षटकोणीय का उत्तर क्या हो जाएगा? यही षटकोणीय का उत्तर हो जाएगा बी। ए बराबर बी बराबर नहीं है सी का। अल्फा बीटा 90 डिग्री है और गामा 120 डिग्री है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस यूनिट सेल के लिए ए बराबर बी बराबर सी हो, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होता है? तो अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले ही पढ़ा था, वही 6 पैरामीटर, 3 अक्षीय लंबाई, 3 अक्षीय कोण, उसी के बीच संबंध दिया हुआ है। तीनों बराबर है अक्षीय लंबाई, और तीनों अक्षीय कोण बराबर है, और कितना डिग्री है? 90 डिग्री। ये सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है, सबसे सममित होता है। अभी तुरंत पढ़े थे कि क्यूबिकल घनीय सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है, सब कुछ बराबर होता है। ट्राइक्लिनिक सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिकल होता है, क्योंकि उसमें कुछ भी बराबर नहीं होता है। तो तीनों बराबर है, तो ये कौन सा वाला होगा? घनीय, यानी कि क्यूबिक। इसका उत्तर कौन हो जाएगा? ए, क्यूबिक। क्यूबिक यूनिट सेल के लिए ए बराबर बी बराबर सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। 12, किसी ठोस धातु की FCC संरचना है। इतना बात जान गए कि FCC संरचना है। तो घन के किनारे की लंबाई a तथा परमाणु की त्रिज्या r में क्या संबंध है? a और r में रिलेशन पूछ रहा है। तो ये भी कभी भी रिलेशन आपको a और r में रिलेशन पूछे, यानी कि जो घन है यूनिट सेल उसका किनारा दे दिया है,
ठीक, ए, और परमाणु उसके अंदर जो है उसका त्रिज्या दे दिया आर, और इसमें संबंध पूछे तो आप यहाँ से सोचना शुरू कीजिए कि उस टाइप के एक यूनिट सेल में जो परमाणु होते हैं वो एक दूसरे के अलोंग कैसे संपर्क में होते हैं। तो ये कौन सा संरचना है, एफसीसी संरचना। तो आप मान लीजिए कि एक एफसीसी यूनिट सेल है। अब एफसीसी यूनिट सेल में हम देखेंगे कि एटम किसके अलोंग संपर्क में रहता है। तो हम जानते हैं कि एफसीसी यूनिट सेल में एटम फेस डायगोनल के अलोंग संपर्क में रहता है। तो हम यहाँ पे एक फेस बना लेते हैं। मान लीजिए कि एफसीसी यूनिट सेल का एक फेस बनाया गया है। अब एफसीसी यूनिट सेल में एटम कहाँ कहाँ पे रहेंगे, तो सभी कॉर्नर पे रहते हैं, उसके अलावा फेस पे रहते हैं। तो हम एक ही दिखला रहे हैं, कॉर्नर पे दिखलाएं, ठीक, और उसके अलावा कहाँ पे हैं, फेस पे हैं। सभी कॉर्नर पे रहते हैं, हम सिर्फ 2 ही कॉर्नर यहाँ पे दिखला रहे हैं। तो कॉर्नर के अलावा फेस पे रहते हैं और इसी फेस डायगोनल के अलोंग कॉन्टैक्ट में रहते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये जो फेस डायगोनल है, ये फेस डायगोनल इसी के अलोंग ये परमाणु क्या है, आपस में कांटेक्ट में है। यहाँ पर प्रश्न देखिए, घन के किनारे की लंबाई कितना दिया हुआ है, ए। तो ये जो घन का किनारा है इसका लंबाई है ए, और परमाणु का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, आर। तो परमाणु का त्रिज्या, ये एटम है, इसका त्रिज्या ये आर, यहाँ पे सेंटर होगा तो ये आर और ये आर, ठीक। तो यहाँ से यहाँ ये वाला जो लेंथ है फेस डायगोनल, अगर घन का किनारा ए हो तो उसके फेस डायगोनल का लेंथ होता है √2a। तो ये जो फेस डायगोनल है जिसका लेंथ है √2a इज इक्वल टू कितना आर, 1 2 3 4 इज इक्वल टू 4r। तो ए और आर के बीच रिलेशन आ गया। ऐसे ही करके प्रत्येक टाइप के यूनिट सेल में निकालेंगे। बीसीसी में भी आप निकाल सकते हैं, सिंपल क्यूबिक में भी निकाल सकते हैं। तो सोचना कैसे है, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इस प्रकार के यूनिट सेल में जो परमाणु होते हैं एक दूसरे के अलोंग किसके संपर्क में होते हैं, उससे आसानी से संबंध निकल जाएगा। अब हमको ए और आर में संबंध पूछ रहा था, ये ऑप्शन है, तो हमको ए को आर के टर्म में लिखना है। तो ए को आर के टर्म में लिखना है, तो ए के साथ √2 है, √2 को उधर भेज देते हैं तो ये आर के टर्म में आ जाएगा। तो √2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, उधर 4r है और √2 इधर लाएंगे तो बट्टा में √2 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2√2r, ए इज इक्वल टू 2√2r। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी। एफसीसी अगर संरचना है तो उसमें ए और आर, घन का किनारा ए और परमाणु की त्रिज्या आर में क्या रिलेशन होगा, ए इज इक्वल टू 2√2r, ठीक। अगला अब सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सामान्य घनीय यानी कि सिंपल क्यूबिक, एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक तथा बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में गोलों की त्रिज्या के रूप में, अब गोलों की त्रिज्या को हम लोग क्या मान लेते हैं, आर। तो इस गोलों की त्रिज्या आर के रूप में यूनिट सेल के किनारे की लंबाई, अब यूनिट सेल के किनारे की लंबाई हम लोग क्या मान लेते हैं, ए। ये जो यूनिट सेल का किनारा का लंबाई है इसको क्या मान लेते हैं, ए। क्रमशः होता है, क्वेश्चन समझने का कोशिश कीजिए। 3 यूनिट सेल दे दिया है, सिंपल क्यूबिक पहले, चूंकि क्रमशः लिखा है इसलिए हम नंबर वाइज देखेंगे कि पहले कौन है, बाद में कौन है, उसके बाद में कौन है। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक, फिर एफसीसी और बीसीसी। इसमें क्या पूछ रहा है कि इसके यूनिट सेल में गोलों की त्रिज्या आर के रूप में यूनिट सेल के किनारे की लंबाई क्रमशः कौन सा होगा। यूनिट सेल के किनारे की लंबाई को हम क्या मान लेते हैं, ए, ठीक। तो ए के बारे में पूछ रहा है, ए किसके टर्म में, आर के टर्म में क्या होगा। तो अभी तुरंत निकाले हैं, एफसीसी संरचना में एक एफसीसी यूनिट सेल मान करके हम निकाले हैं, ए को किसके टर्म में, आर के टर्म में, तो 2√2 आ रहा है, ठीक। ये तो निकला हुआ है, ये एफसीसी में यानी कि बीच वाला में। इसमें अगर हम गोलों की त्रिज्या आर के रूप में यूनिट सेल के किनारे की लंबाई ए को लिखे तो क्या आएगा, ए इज इक्वल टू 2√2r। लेकिन हमको एक एक करके निकालना है। सबसे पहले किस में निकालना है, सामान्य घनीय यानी कि सिंपल क्यूबिक में। तो सिंपल क्यूबिक में निकाल के हम देखते हैं। सिंपल क्यूबिक में एटम किसके अलोंग कांटेक्ट में रहता है। तो मान लिया गया कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का हम एक फेस लिया है, ठीक। पूरा यूनिट सेल नहीं बनाया गया, सिर्फ फेस लिया गया। तो हम जानते हैं कि सिंपल क्यूबिक में एटम सिर्फ कोने पे होते हैं, सिर्फ कोना पे होता है, और एक दूसरे के संपर्क में किसके अलोंग होता है, तो किनारा के अलोंग एक दूसरे के संपर्क में होता है। तो हमको एक किनारा मानते हैं, ये वाला किनारा, इस किनारा के अलोंग एक दूसरे के संपर्क में होगा। तो एटम ऐसे इस किनारा के अलोंग एक दूसरे के संपर्क में होते हैं सिंपल क्यूबिक में। अब किनारे की लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितना है, ए। अब इस एटम का त्रिज्या कितना है, आर। इधर भी एटम का त्रिज्या आर। तो आर को एक टर्म में लिखना है,
ठीक है ना। तो a इज इक्वल टू कितना r हो गया, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ a है, इसमें कितना r है 2r, a इज इक्वल टू 2r। तो ये सिंपल क्यूबिक में क्या हो जाएगा, सिंपल क्यूबिक में a इज इक्वल टू 2r। तो सबसे पहला नंबर पे हमारा हमको क्रमशः लिखना है, सबसे पहले सिंपल क्यूबिक के बारे में लिखना है। तो हमारा उत्तर में सबसे पहला नंबर पे क्या आएगा 2r। उसके बाद किसका लिखना है, एफसीसी का। एफसीसी में अभी तुरंत निकला है a इज इक्वल टू 2√2r। तो दूसरा नंबर पे आएगा 2√2r। अब सबसे अंतिम में किसका निकालना है, बीसीसी यूनिट सेल में। ठीक, तो बीसीसी यूनिट सेल में देखते हैं। बीसीसी यूनिट सेल को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे हमको पूरा यूनिट सेल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम पूरा यूनिट सेल बनाते हैं। एक वास्तव में घन बना रहे हैं, क्यूब बना रहे हैं। मान लिया गया कि एक बीसीसी यूनिट सेल है। अब बीसीसी यूनिट सेल में परमाणु होते कहाँ कहाँ पे हैं, तो 8 कोने पे होते हैं, एक बॉडी में होते हैं। लेकिन हम सब परमाणु नहीं दिखलाने वाले हैं, केवल वही परमाणु दिखलाने वाले हैं जो एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। ठीक, अब बीसीसी में परमाणु एक दूसरे के कांटेक्ट में कहाँ होते हैं, तो फिर से समझिएगा ध्यान से। हम लोगों ने सिंपल क्यूबिक में जाना था। सिंपल क्यूबिक में जो परमाणु होता है यूनिट सेल में, वो किनारे के अलॉन्ग कांटेक्ट में होता है। एफसीसी में पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जाने थे कि एफसीसी में फेस डायगोनल के अलॉन्ग परमाणु कांटेक्ट में होता है, और बीसीसी में किसके कांटेक्ट में होता है, तो बडी डायगोनल के अलॉन्ग। अब बडी डायगोनल अगर आप लोग अच्छा समझते हैं तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। बडी डायगोनल मतलब क्या, यहाँ से लेकर के मान लिया जाए कोई एक बडी डायगोनल ड्रॉ करते हैं, ये पीछे वाला से ये आगे वाला, ये पूरा क्या हो गया बडी डायगोनल। अगर हम इसको अगर खींचे इस तरह से, तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, बडी डायगोनल। मान लीजिए कि ये कमरा है, ठीक है ना, घन के आकार का ये कमरा है। तो पीछे वाला दीवार का कोना वाला, आगे वाला दीवार का आगे वाला ये कोना वाला, इसको मिलाएंगे इस तरह से, तो ये बनेगा बडी डायगोनल। ठीक, तो ये बडी डायगोनल है, इसी के अलॉन्ग एटम कांटेक्ट में रहता है। अब कांटेक्ट में कैसे रहता है, तो कोना पर तो एटम है ही, कोना पर तो एटम है ही, चूँकि बडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। अब इसके अलावा एक बडी में भी रहता है, ऐसे करके एक एटम कहाँ रहता है, बडी में भी। तो यही बडी डायगोनल के अलॉन्ग एटम कांटेक्ट में रहता है, परमाणु सटा हुआ रहता है एक दूसरे के संपर्क में। तो अब देखते हैं, ये बडी डायगोनल का लंबाई हम जानते हैं, बडी डायगोनल का लंबाई होता है √3a। जैसे फेस डायगोनल का लंबाई कितना था, √2a, वैसे ही बडी डायगोनल का लंबाई क्या होता है, √3a। अब इसमें कितना एटम का जो त्रिज्या है, रेडियस, यहाँ पे देख सकते हैं, ये r है, ये पूरा एटम है, इसका r, इसका r, और यहाँ पे इसका r, कितना आ रहा है 4r। तो √3a इज इक्वल टू 4r। इसमें क्या संबंध देखने को मिला, √3a इज इक्वल टू 4r। तो अगर आप पूरा पढ़ लेंगे तो आसानी से ये ध्यान पे रख सकते हैं कि बड़ी डायगोनल के अलॉन्ग कांटेक्ट में रहता है बीसीसी में। बड़ी डायगोनल का लंबाई कितना होता है, √3a, और इसमें कितना r होता है 4r। तो √3a इज इक्वल टू 4r। अब हमको a का वैल्यू निकालना है, तो √3 को उधर भेज देंगे, क्या आ जाएगा 4/√3r। a इज इक्वल टू 4/√3r। तो a को r के टर्म में लिख दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पर बीसीसी में हमारा क्या निकला है, 4/√3r। तो सिंपल क्यूबिक में ये आया a इज इक्वल टू 2r, एफसीसी में a इज इक्वल टू 2√2r, और बीसीसी में a इज इक्वल टू 4/√3r। ऐसा किस में है क्रमशः, तो ऐसा है ऑप्शन नंबर डी में, 2r, 2√2r और 4r/√3। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। वैसे एक और चीज़ आप यहाँ पे गौर कर सकते हैं, इतना काम करने की आवश्यकता थी भी नहीं। सबसे पहला नंबर पे क्या है, सिंपल क्यूबिक, चूँकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे समय बचा सकते हैं। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक में रिलेशन बताना था। ठीक, तो सिंपल क्यूबिक में निकला था 2r, यानी कि एक नंबर पे 2r होगा। पहला ऑप्शन देखिए 2r है, यहाँ पे नहीं है तो ये नहीं होगा। पहला नंबर पे 2r है, नहीं है तो ये भी नहीं होगा। पहला नंबर पे 2r है, नहीं है, ये भी नहीं होगा। पहला नंबर पे 2r किस में है, डी में है। तो एफसीसी और बीसीसी बिना निकाले हुए आप डायरेक्ट केवल सिंपल क्यूबिक में ए और आर के बीच रिलेशन देख करके भी उत्तर दे सकते हैं। इतना एक एक करके तीनों के बारे में जानने की आवश्यकता है भी नहीं, लेकिन यहाँ पे तीनों को निकाल करके बताया गया कि किस प्रकार से हम चेक करेंगे। अब ऐसे समय की बचत करना बिल्कुल सही बात है। इसके लिए आप आसानी से देखेंगे कि सबसे पहला नंबर पे 2r आना चाहिए, किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो ये उत्तर हो गया। अगर ऑप्शन अलग रहता तब हमको चेक करना पड़ता, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हम इसको देखते और उत्तर देते इसका डी।
अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। इसमें सवाल है, यूनिट सेल के किनारे पर स्थित परमाणु कितने यूनिट सेल में साझाकृत होते हैं। तो यहाँ पे सवाल पढ़ते समय इस चीज़ पे फोकस कीजिए। अक्सर किनारा और कोना आदमी एक ही समझ लेते हैं और जल्दबाजी में उत्तर देने में गलती कर लेते हैं। किनारा अलग चीज़ होता है और कोना अलग चीज़ होता है। जैसे मान लिया जाए कि एक यूनिट सेल है, आप अपने रूम के कमरा को मान लीजिए कि यूनिट सेल है, ठीक। और हम एक उदाहरण लेके बताते हैं कि रूम के कमरा का ये एक दीवार है, तो ये जो पूरा दीवार है ये पूरा कहलाता है फेस। अगर एटम फेस के सेंटर पे है, फलक केंद्र पे, तो यहाँ पे एटम होगा। ये जो है चार कोना, इसको कॉर्नर कहते हैं। तो ये फेस हुआ, ये वाला कॉर्नर हुआ, कोना। अब एक किनारा होता है, एज। वो किनारा कौन होता है? तो दो कॉर्नर को मिलाने वाला ये जो लाइन है ये क्या कहलाता है? एज, किनारा। तो ये चार किनारा है। अगर एक दीवार देखें तो इसमें कितना किनारा दिख रहा है? चार किनारा दिख रहा है। तो कोना और किनारा में अंतर है। अगर कॉर्नर पे एटम है तो यहाँ पे एटम होगा। अगर किनारा पे बोला जा रहा है तो एज सेंटर पे होता है, ठीक है ना। अगर हम सिर्फ फेस बोल रहे हैं तो इसका मतलब समझिए फेस सेंटर। सिर्फ एज बोला जा रहा है तो एज सेंटर, फलक केंद्र, और किनारा के केंद्र पर। तो किनारा के केंद्र पर मतलब यहाँ एटम, ठीक। तो ये सवाल में पूछ रहा है कि किनारे पर स्थित परमाणु कितने यूनिट सेल में साझाकृत होता है। तो किनारा वाला परमाणु टोटल 4 यूनिट सेल में साझाकृत होता है। अब तीनों को स्पष्ट कर सकते हैं, 3 को नहीं 4 को। कौन कौन? तो पहला कोना वाला, ये जो कोना पर वाला एटम होता है वो 8 यूनिट सेल में साझाकृत होता है। तो 1 यूनिट सेल में कितना हिस्सेदारी होगा? 1/8। उसके बाद आते हैं फेस पर। जो फेस पर परमाणु होता है वो 2 यूनिट सेल में साझाकृत होता है। तो 1 यूनिट सेल में कितना भाग उसका होगा? 1/2 भाग। इसी तरह से जो किनारा वाला जो परमाणु होता है, किनारा के केंद्र पर जो होता है, वो 4 यूनिट सेल में बटा होता है। यहाँ पे सिर्फ इतना ही पूछा है कितने यूनिट सेल में साझाकृत होते हैं, तो उत्तर क्या देंगे? किनारे के केंद्र पर जो एटम स्थित होते हैं वो 4 यूनिट सेल में साझाकृत होते हैं। इसको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि किनारे पर जो स्थित परमाणु है उसका कितना योगदान 1 यूनिट सेल में होता है। तो एक एटम 4 यूनिट सेल में बटा है, तो 1 यूनिट सेल के अंदर कितना योगदान होगा? 1/4। एक और है बड़ी में। बड़ी में भी तो रहता है एटम, वो भी उसका लोकेशन है, लेकिन हम जानते हैं कि बड़ी वाला पूरा का पूरा कहाँ रहता है? एक ही यूनिट सेल में है। तो बड़ी वाला एक एटम 1 यूनिट सेल के अंदर पूरा पूरा होता है। तो यहाँ पे प्रश्न है, किनारे पर स्थित परमाणु कितने यूनिट सेल में साझाकृत होता है? इसका उत्तर हो जाएगा 4। कोना वाला परमाणु 8 यूनिट सेल में साझाकृत होता है। फेस वाला परमाणु 2 यूनिट सेल में साझाकृत होता है। बड़ी वाला परमाणु पूरा का पूरा 1 यूनिट सेल में रहता है। और किनारा वाला परमाणु 4 यूनिट सेल में साझाकृत रहता है। तो ये बात आपको ध्यान पे रखना होगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन है, यूनिट सेल के कोनों में स्थित एक परमाणु का 1 यूनिट सेल में कितना योगदान होता है? फिर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है कि यूनिट सेल के जो कोना वाला एटम होता है, कोना यूनिट सेल का मान लिया गया ये एक फेस है, तो ये कोना वाला एटम का चर्चा किया जा रहा है। ये कोना वाला एटम 1 यूनिट सेल में कितना योगदान देता है? हम क्या जानते हैं? कोना वाला एटम 8 यूनिट सेल में बटा होता है। किसी यूनिट सेल में प्रत्येक कोना पर जो एटम होता है वो बराबर बराबर 8 यूनिट सेल में बटा होता है। अगर यहाँ पे ऑप्शन 8 वाला भी रहता तो कुछ लोग 8 उत्तर दे देते, क्योंकि ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पे वो प्रश्न नहीं पूछ रहा है कि कितने यूनिट सेल में बटा होता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि एक परमाणु का 1 यूनिट सेल में कितना योगदान होता है। अगर प्रश्न रहे कि एक परमाणु कितने यूनिट सेल में साझाकृत होता है, तो 8 यूनिट सेल में। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि एक परमाणु का 1 यूनिट सेल में कितना योगदान होता है, यानी कि कोना वाला जो एक परमाणु है वो 1 यूनिट सेल के अंदर कितना हिस्सा उसका अंदर है। यही है कि 1 यूनिट सेल में कितना योगदान देता है। तो अब ऐसे सोचेंगे कि कोना वाला, ये पहला क्वेश्चन में भी ये बताया गया था कि कोना वाला 8 यूनिट सेल में बटा होता है एटम, बराबर बराबर। तो 1 यूनिट सेल में उसका कितना हिस्सेदारी होगा? 1/8। कोई अगर 4 यूनिट सेल में बटा है तो 1 यूनिट सेल में उसका हिस्सेदारी 1/4। कोई 2 यूनिट सेल में बटा है तो 1 यूनिट सेल में हिस्सेदारी कितना होगा? आधा, 1/2। इसी तरह से कोना वाला 8 यूनिट सेल में बटा होता है तो 1 यूनिट सेल में उसका कितना भाग अंदर में होगा? तो 1/8। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा यूनिट सेल के कोनों में स्थित एक परमाणु का
एक यूनिट सेल में योगदान 1/8 होता है। तो इसी तरीके से हम सोच करके इसको जवाब देंगे। आपको बस ये पता होना चाहिए कि अलग अलग लोकेशन पर जो परमाणु होते हैं वो कितने यूनिट सेल में शेयर्ड होते हैं, उस हिसाब से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, यूनिट सेल के फलक केंद्र पर स्थित परमाणु, फेस के सेंटर पर स्थित परमाणु कितने यूनिट सेल से साझाकृत होते हैं। अभी तुरंत बताया गया है, फेस वाला परमाणु टोटल 2 यूनिट सेल से साझाकृत होता है, इसका उत्तर हो जाएगा 2। और इसी में एक और क्वेश्चन बन सकता है कि फलक पर स्थित परमाणु का एक यूनिट सेल में, एक परमाणु का एक यूनिट सेल में कितना योगदान होता है। तो इस तरह से इस सवाल को सोचेंगे कि फेस वाला एटम कितने यूनिट सेल में बटा होता है, साझाकृत होता है 2 यूनिट सेल में। तो एक यूनिट सेल में कितना भाग अंदर होगा, आधा भाग, 1/2। तो ये क्वेश्चन रहेगा कि फेस पर स्थित एटम का एक यूनिट सेल में कितना योगदान होता है, तो 1/2। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि फेस पर स्थित एटम परमाणु कितने यूनिट सेल में साझाकृत रहता है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2। ये था 16 नंबर क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, यूनिट सेल के फलक केंद्र पर उपस्थित, फिर से आया फेस सेंटर पर उपस्थित एक परमाणु का एक यूनिट सेल में कितना योगदान होता है। अभी इसी बात का चर्चा किया जा रहा था। देखिए क्या क्वेश्चन है, एक परमाणु का एक यूनिट सेल में कितना योगदान होता है। इससे ऊपर वाला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वाला क्वेश्चन पे। इससे पहले वाला क्वेश्चन है कि फेस सेंटर पर स्थित परमाणु कितने यूनिट सेल में साझाकृत है, तो 2 यूनिट सेल में। यहाँ पूछ रहा है कि फेस सेंटर फलक केंद्र पर उपस्थित एक परमाणु का एक यूनिट सेल में कितना योगदान होता है। तो फेस वाला एटम 2 यूनिट सेल में बटा होता है, तो एक यूनिट सेल में कितना योगदान होगा, 1/2, हाफ। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 1/2। 18 नंबर क्वेश्चन है, यूनिट सेल के कोनों पर स्थित परमाणु कितने यूनिट सेल में साझाकृत होते हैं। तो कोना वाला परमाणु पूछ रहा है, कोना वाला परमाणु टोटल 8 यूनिट सेल में साझाकृत होता है, तो इसका उत्तर क्या होगा, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 और 20। 19 नंबर क्वेश्चन है, सरल घनीय सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में प्रभावी परमाणु की संख्या होती है, कुल संख्या। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम कहाँ कहाँ पे होते हैं, हम जानते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में परमाणु सिर्फ कोना पर होता है, 8 कोना। 8 कोना को मिलाकर कितने एटम होते हैं एक यूनिट सेल में, एक एटम, तो वही होता प्रभावी एटम। एटम तो 8 कोना पर है लेकिन पूरा नहीं है, 8 कोना में 1/8 भाग 8 कोना का अंदर में है, ठीक। तो 8 कोना को मिला करके कितने एटम एक यूनिट सेल के अंदर में है, तो 1/8, 1/8, 1/8, 8 कोना पे है, तो 1/8 × 8। एक एटम का एक यूनिट सेल में 1/8 योगदान होता है, कोना वाला। ऐसा कितना कोना है, 8। तो टोटल कितना एटम हो जाएगा एक यूनिट सेल के अंदर, एक एटम। अर्थात सिंपल क्यूबिक एक यूनिट सेल में जो परमाणुओं की संख्या होगी वो कितना होगी, 1। ये प्रभावी परमाणु संख्या है। 8 कोना पर एटम होते हैं और 8 कोना पर एटम को मिला करके कितना एटम होगा एक यूनिट सेल में, एक एटम। इसका उत्तर हो जाएगा 1। लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, एफसीसी यूनिट सेल में परमाणु पाए जाते हैं। ऑप्शन है केवल कोनों पर, केवल फलक केंद्र पर, सभी कोनों पर और सभी फलक केंद्रों पर, इनमें से कोई नहीं। मतलब लोकेशन दे दिया, आपको लोकेशन के बारे में पूछ रहा है। एफसीसी यूनिट सेल में परमाणु कहाँ पाए जाते हैं, तो सिंपल है, एफसीसी यूनिट सेल में एटम का लोकेशन क्या होता है, 8 कोना पर तो रहता ही है। 8 कोना के अलावा एफसीसी है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तो 8 कोना के अलावा कहाँ पे रहेंगे, फेस पे। 6 फेस होता है एक यूनिट सेल में, तो 6 फेस पे होगा। तो देख लेते हैं, केवल कोनों पे ये गलत है, केवल फलक पे ये भी गलत है, सभी कोनों पर और सभी फलक केंद्रों पे ये सही है। सभी कोनों पर तो होंगे ही और साथ में कहाँ होंगे, सभी फलक केंद्रों पे, यानी कि फेस सेंटर पे, ये सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने गलती लिख दिया, ये होगा सही उत्तर। तो एफसीसी यूनिट सेल में परमाणु पाए जाते हैं सभी कोनों पर और सभी फलक पर, तो ये सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। तो 20 क्वेश्चन था, हम लोगों ने देखा क्रिस्टल सिस्टम और यूनिट सेल से संबंधित ये 20 क्वेश्चन था। इस दोनों टॉपिक से 20 क्वेश्चन पे डिस्कस किया गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगला वीडियो में इसी चैप्टर का अगला टॉपिक पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर डिस्कशन किया जाएगा। तो 2 MCQ का जो सीरीज़ है, वीडियो सीरीज़, वो और होगा, तो ये सॉलिड स्टेट चैप्टर खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए इतना ही।